हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन सॉलिड स्टेट जो है, लास्ट वीडियो जो अपना था उसमें सॉलिड स्टेट जो है उसको अपन देख रहे थे। सॉलिड स्टेट में अपन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो डिफेक्ट है उनमें हमने दो तरह के डिफेक्ट है वो देखे थे, एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में भी हमने टू टाइप्स देखे थे, एनायनिक वैकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू इंटरस्टियल कैटायन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट भी टू टाइप्स का देखा था, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी एंड ड्यू टू इंटरस्टियल एनायंस। इसके बाद हमने इसमें इंटरसेक और एक्सटेंसिक डिफेक्ट देखे थे। इंटेंसिक डिफेक्ट और एक्सटेंसिक डिफेक्ट जो है उनमें हमने बात की थी कि इंटेंसिक जो डिफेक्ट होते हैं वो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट पे डिपेंड होते हैं, मतलब एज लाइक टू शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं। और एक्सटेंसिक जो डिफेक्ट होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एज ए टाइप ऑफ डिफेक्ट जो है ये एक्टिविटी जो होती है, या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो डिफेक्ट होते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम डिफेक्ट होते हैं वो भी कह सकते हैं, या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है वो भी कह सकते हैं इनको। इसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक्स देखी थी। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट्स की बात की थी। हमने ये कहा था इसमें कि शॉर्टकी जो डिफेक्ट होता है, शॉर्टकी और फ्रैंकल, शॉर्टकी की बात करेंगे तो शॉर्टकी डिफेक्ट सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट जो है उसकी थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो के है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका जो वैल्यू है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, के इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है कैपिटल के एक्सपोनेंशियल की पावर डेल्टा एच अपॉन आर टी। ये हमने कल देखा था कि जो के कांस्टेंट है उसका मान इस पर डिपेंड करेगा। इसका पूरी डेरिवेशन, पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन देख लिया था कि किस तरह से। और इस पे ये भी हमने देखा था कि जो एक मोल डिफेक्ट है क्रिस्टल में वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी शो करेगा। आज हम इस लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट किसकी बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करेंगे। देखिए क्या होता है फ्रैंकल डिफेक्ट में। इन फ्रैंकल डिफेक्ट ए कैटायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिक्स साइड एंड ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टियल साइड। फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन जो है वो मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिक्स साइड एंड ऑक्यूपाई देयर इंटरस्टियल साइड। कहाँ चला जाता है, जो इंटरस्टियल है, ये जो कोई क्रिस्टल बना हुआ है, इस क्रिस्टल के अंदर ये जो इंटरस्टियल साइट है, बीच में जो स्पेस बना हुआ है, इस स्पेस के अंदर ये यहाँ आ जाता है। सो फ्रैंकल इक्विलिब्रियम क्रिस्टल रिप्रेजेंटेड एज, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा। एजी प्लस जो है, मान लिया कि एजी जो प्लस है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कैटायनिक वैकेंसी को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, कैटायनिक वैकेंसी को। एंड वी आई जो है नंबर ऑफ वैकेंट इंटरस्टियल साइट, किसको शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ वैकेंट इंटरस्टाइल को शो कर रहा है। तो हम जब इसकी रिएक्शन देखेंगे तो टोटल इसकी जो रिएक्शन होगी वो होगी वी आई ए जी प्लस वी आई, उससे क्या बनेगा वी ए जी प्लस और ए जी आई, ये बनेगा वी ए जी प्लस नंबर ऑफ वैकेंट कैटायनिक साइट, ए जी प्लस नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इंटरस्टियल साइट। ये जो है वो क्या है, इंटरस्टियल साइट, INTERSTIAL
TAL, interstitial site. So the equilibrium constant for this reaction, इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? देखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K इक्वल टू VAG प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट. तो दिस इज क्या है, प्रोडक्ट, एंड ये क्या है, रिएक्टेंट. तो क्या लिखेंगे, VAG प्लस AGI अपॉन AG प्लस क्या होगा, VI. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लेट N is the number of lattice site that would be occupied in perfect crystal. Ni is the number of occupied interstitial site. Ni is the interstitial site. TITAL, interstitial site. Ni is the number of occupied interstitial site. Then क्या होगा, Ni इक्वल टू AGI प्लस इक्वल टू VAG प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कैटायन. क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड कैटायन साइट ऑफ ईच काइंड. देन क्या होगा, AG प्लस इक्वल टू NN माइनस NI. द मोस्ट ऑफ क्रिस्टल VI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अल्फा N. देन K इक्वल टू, भाई VI जो है वो किसके इक्वल हो गया, अल्फा N के. देन क्या लिखेंगे हम, K इक्वल टू NI किसके लिए लेंगे अपन, AGI और V प्लस A के लिए. और नीचे जो हमारा AG प्लस है उसके लिए हम क्या लेंगे, NA N माइनस 1, और जो VI है उसके लिए क्या लेंगे, अल्फ़ा N. देन क्या है, फॉर ए स्मॉल डिफेक्ट, अगर डिफेक्ट कैसा स्मॉल है, N माइनस NI इक्वल टू N. सो देन क्या होगा, K इक्वल टू, देन क्या होगा, K इक्वल टू NI का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा N स्क्वायर. यही NI इक्वल टू N ले रहे हैं तो क्या होगा, N मल्टीप्लाई होगा तो N स्क्वायर हो जाएगा. और हमारे पास जो K है, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए जो K है उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, K इक्वल टू NI का होल स्क्वायर अल्फ़ा N स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी. अब यहाँ से हमें स्क्वायर को रिमूव करना है, तो क्या हम ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें. जब हम इसमें से Ni की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Ni की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे. जब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो ये बन गया, ये बनेगा अपने पास K अल्फ़ा N स्क्वायर इक्वल टू NI का होल स्क्वायर. अब स्क्वायर को मुझे रिमूव करना, तो क्या मैं इसके ऊपर रूट लगा दूँ. जब इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा. तो किसकी NI की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, मैं इसको इधर लिख रही हूँ. NI जो है, NI इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, N, और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा अल्फ़ा डॉट K. ये वैल्यू है आ जाएगी. ठीक है. K इक्वल टू कॉन्स्टेंट, K क्या है, कॉन्स्टेंट है, और K कॉन्स्टेंट है तो रूट के अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा इंटू N, और E जो है, N जो है उसका मान क्या है, जो है एक्सपोनेंशियल की पावर G डेल्टा G अपॉन क्या हो जाएगा, RT. फॉर AgCl अगर क्रिस्टल प्रेजेंट है तो अल्फ़ा का मान कितना लेते हैं, 2 लेते हैं. किसके लिए, AgCl के लिए. इस तरह से हम फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए Ni जो है उसका वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. और Ni क्या होती है, Ni इज़ द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड इंटस्टियल साइड. इंटस्टियल साइड में कितना नंबर है वो ऑक्यूपाइड किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, Ni. इस तरह से फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए हमने ये Ni है उसको कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कलर सेंटर. देखो कलर सेंटर क्या होता है, कलर सेंटर जो है, एफ सेंटर जो लास्ट हमने लेक्चर में एफ सेंटर की बात की थी कि एफ सेंटर क्या होता है, वो एफ सेंटर ही कलर सेंटर है, वही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. तो हम सबसे पहले कलर सेंटर की बात करें तो द कलर ऑफ क्रिस्टल इज ड्यू टू द सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द सम कंपोनेंट ऑफ द
visible spectra by the certain imperfection is known as the color center. Color center occur in crystal due to the known stoichiometry defect, and some other method such as irradiation are also responsible for color center. This type of defect impart color to the colorless crystal. देखो क्या कह रहा है ये कि जो कलर होता है क्रिस्टल का वो एक सेलेक्टिव एब्जॉर्वेशन होता है, उसी से विजिबल लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और उस समय उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन आएगा या हम कह दें डिफेक्ट जनरेट होगा। डिफेक्ट जनरेट होगा तो उस समय वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। कलर सेंटर अकर इन द क्रिस्टल ड्यू टू द नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट। किसमें कलर सेंटर किसमें प्रेजेंट होगा, नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट एंड सम अदर मेथड सच एज इरिडिशन आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर सेंटर। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट, ये जो डिफेक्ट होता है ये क्या करता है कि जो कलरलेस क्रिस्टल्स है उन कलरलेस क्रिस्टल्स को क्या बना देगा, कलर्ड कर देगा। सपोज किया कि पहले हमने कोई क्रिस्टल लिया, जो क्रिस्टल कैसा था, वो वाइट था, वाइट कलर का था, लेकिन जैसे ही उस क्रिस्टल के अंदर इम्परफेक्शन हुआ तो वो क्रिस्टल किस में चेंज हो गया, येलो कलर में चेंज हो गया, या हम कह दें कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट जनरेट हुआ तो वो येलो कलर में चेंज हो गया। किसके कारण, कलर सेंटर के कारण। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें These imperfection may be interstitial impurities, atom may be vacancy and the crystal। ये जो डिफेक्ट होता है, ये डिफेक्ट है वो इंटरस्टियल, ये आई है और ये टी आई है। इंटरस्टियल इम्प्योरिटी एटम मे बी वैकेंसी क्रिस्टल प्रोड्यूस बाय डेविएशन फ्रॉम द स्टाइक्योमेट्री। डेविएशन आएगा स्टाइक्योमेट्री के अंदर। The anionic vacancy site having strong potential can attract the negatively charged species like other anions। जैसे एग्जाम्पल हम देखें इसका तो देखिएगा, जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के निकलने से भाई यहाँ से कोई चार्ज है वो रिमूव हो गया, रिमूव होने के बाद में या हम कह दें कि यहाँ पे एक्सिस अमाउंट में कोई चार्ज आ गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन ही किसकी रेस्पॉन्सिबल काम करेगा, किसकी तरह कार्य कर रहा है, कलर सेंटर की तरह कार्य करेगा। इन एनायनिक वैकेंसी, नेक्स्ट हम देखेंगे in anionic vacancy attract another anion, then anionic occupy this anion vacancy leaving behind another new anionic vacancy. This mechanism used to trap high distance electron. If anionic vacancy attract the electron, then an electron trapped in that anionic vacancy and create an electronic defect. It is known as the color center या F center। देखिए क्या कह रहे हैं कि एनायनिक वैकेंसी जो होती है वो अट्रैक्ट द अनोदर एनायन, देन एनायन ऑक्यूपाई द एनायनिक वैकेंसी एंड लीविंग बिहाइंड अनोदर न्यू एनायनिक वैकेंसी। दिस मैकेनिज्म यूज टू द ट्रैप्ड हाई डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स, हाई डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन। और एनायनिक वैकेंसी जो है अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, then an electron trapped the anionic vacancy and create an electronic defect। किसको जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को। और ये जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो डिफेक्ट है यही किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए। और ये कलर जो है उसी को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। एफ सेंटर जो होता है एक फारबे होता है, इसका मीन्स क्या होता है, फारबे वर्ड से लिया है जिसका मीन्स क्या होता है, कलर्ड। किस वर्ड से लिया गया है, ये फारबे से लिया गया है जिसका अर्थ होता है कलर्ड। If in the crystal number of F center increases, then the intensity of, अगर क्रिस्टल के अंदर F सेंटर जो है वो इंक्रीज होता है, F सेंटर जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ सॉलिड क्या होगी, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ट्रांजिशन बढ़ेगा, एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा बढ़ेंगे, इस पर एब्जॉर्वेशन स्पेक्ट्रा बढ़ेगा तो उसकी कलर प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। एफ सेंटर कंटेनिंग सॉलिड मस्ट बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक एनायनिक वैकेंसी। इफ एन कलर
लेस स्टाइक्योमेट्री NaCl, एग्जाम्पल लिया है NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ Na सोडियम वेपर। जब हम NaCl को सोडियम वेपर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, गर्म करते हैं रैपिडली, ट्विंस एक्स्ट्रा सोडियम एंटर द होस्ट लैटिक्स देन ऑक्यूपाई द नॉर्मल साइट ऑफ कैटायनिक सरफेस साइट इन द NaCl स्ट्रक्चर। देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम किसी भी कलरलेस कोई क्रिस्टल है, जैसे NaCl का क्रिस्टल लिया वाइट कलर का था, उसको हमने सोडियम वेपर की प्रेजेंस में क्या किया, गर्म किया। गर्म करेंगे तो एक्स्ट्रा सोडियम उसमें जाएगा, एक्स्ट्रा सोडियम जब उसमें जाएगा तो लैटिक्स साइट जो है उनमें जो सरफेस साइट है उसमें एक न्यू वैकेंसी जनरेट हो जाएगी और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स जो है या हम कह दें कि कलर जो है वो आ जाएगा। हमने ये पहले पीछे जो अपन ने किए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जो है कलर को शो करेगा। बात की थी अपन ने इसमें नॉन स्टाइक्योमेट्री में NaCl की प्रेजेंस में अपन करते थे, जिसको अपन एफ सेंटर भी कहते हैं, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी मैंने आपको बताई थी कि इसमें से क्या होगा, कैटायन निकल जाएगा और एक एनायन निकल जाएगा। अब एक कैटायन निकल गया तो इसमें Cl जो है वो निकल गया, वहाँ पे Na वेपर के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है Cl की जगह आ जाता है और जो Cl की इस पोजीशन पे आएगा उसी को एफ सेंटर कहेंगे। इस तरह से बताया था मैंने कि एल्कली हैलाइड जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड ये सब के सब वाइट कलर के होते हैं, लेकिन इनको जब सोडियम वेपर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा के Na+ में चेंज हो जाता है। Cl है वो वहाँ से निकल जाता है। Cl के निकलने के बाद Na+ और Cl- NaCl बना लेते हैं और Cl वहाँ से निकलने के बाद उसके स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। उस डिफेक्ट को, उसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस तरह से अपन ने बात की थी इसके अंदर। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, देखो ये बना भी रखा है इसने, द इलेक्ट्रॉन विच previously removed by the ionization of the sodium get trapped by anionic vacancy। इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम एटम के द्वारा रिमूव होगा और रिमूव होने के बाद में जो एनायनिक वैकेंसी उसको ट्रैप्ट कर लेगा। दिस एनायनिक वैकेंसी विथ एन इलेक्ट्रॉन नोन एज द क्या, एफ सेंटर एंड सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल लीड एट द ऑब्जर्वेशन इज द विजिबल रीजन अपीयर एज द येलो कलर। भाई ये कह रहा है कि सोडियम जो वेपर है, देखो सोडियम वेपर जो है वो Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा। ठीक है, Na+ के बनने के बाद, ठीक है, Na+ के बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव हुआ, Na+ बन गया। Na+ बनने के बाद में ये यहाँ से एक जो क्रिस्टल था उस क्रिस्टल में से एक Cl- है वो निकलेगा और ये इसके साथ में बॉन्डिंग करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। NaCl बन गया। अब Cl जो है वो इस क्रिस्टल में से निकल गया। जब Cl इस क्रिस्टल में से निकल गया तो इस Cl की जगह पे, Cl के निकलने के बाद में यहाँ पे क्या वैकेंसी आ गई। अब इस वैकेंसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो सोडियम ने दिया था, ये इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन आया ये इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, एफ सेंटर है कहलाता है और यही क्या है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, इन केस ऑफ जिंक ऑक्साइड। अगर हम जिंक ऑक्साइड की केस की बात करें, जिंक ऑक्साइड अनोदर पॉसिबिलिटी फॉर एक्सिस ऑफ मेटल आयन दैट एन एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट इन द स्टाइक्यो इंटरस्टाइल साइट। अगर एक इंटरस्टाइल में ZnSO में हम बात करें, कैटायन इज प्रेजेंट इंटरस्टाइल साइट TIAL, इंटरस्टाइल साइट, ये I है, ये TIAL, इंटरस्टियल साइट। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम इलेक्ट्रॉन आल्सो प्रेजेंट इंटरस्टियल साइट हियर क्रिस्टल शो द कलर बट नॉट ड्यू टू द कलर सेंटर। देखो क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक जो केविटी बीच में इंटरस्टाइल साइट है वहाँ पे Zn+2 आ गया। अब Zn+2 आ गया तो इस क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें बीच बीच में जो भी कैविटीज़ है वहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स है वो आ जाएंगे।
Zn+2 जो है वो आ गया, Zn+2 हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ZnO पाउडर की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे इस क्रिस्टल को, और ये न्यूट्रल बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं व्हेन द क्रिस्टल इज irradiation with the white line, some component of this light has the appropriate energy to the trapped on electron at higher lying quantum, so that is beam absorbed by the crystal in the process. A range of energy can exist this electron, so that is the observation band is above, which is known as the F band. देखो ये हमने जैसे ये बैंड बन रहे हैं, इन बैंड की बात की है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करने की कैपेसिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे एफ बैंड का जो साइज़ है वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। देखो लिथियम क्लोराइड साइज़ छोटी होती है, फिर NaCl, फिर KCl, फिर रुबिडियम, फिर सिजीजियम, जैसे जैसे साइज़ बढ़ रही है वैसे वैसे एफ जो बैंड है उसकी जो विड्थ है वो भी क्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर आर बैंड की। एफ बैंड के बाद जो है वो हम बात करेंगे आर बैंड। क्या होता है आर बैंड? देखिएगा, ये जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर कलर सेंटर जो होते हैं उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ESR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कलर जो सेंटर होते हैं उनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एफ सेंटर एनायनिक वैकेंसी के कारण जनरेट होता है। इसके अलावा एफ सेंटर के बाद एक हम बात करते हैं एम सेंटर। इससे पहले हम किसकी बात करते हैं? इससे पहले एक सेंटर और होता है जिसको हम क्या लेते हैं, इससे पहले एक और सेंटर मानते हैं, ये 3rd नंबर का। इससे पहले 2nd नंबर का जो है, पहला एफ सेंटर होता है, दूसरा एम सेंटर होता है। कौन सा सेंटर होता है? एम सेंटर। एम सेंटर के अंदर क्या होगा? एम सेंटर प्रिंटिंग मिस्टेक, इसमें हमने एम सेंटर को नहीं लिया। एम सेंटर भी होता है। एम सेंटर में क्या होता है? 2 एफ सेंटर प्रेजेंट होते हैं। कितने एफ सेंटर होते हैं? 2। अगर 2 एफ सेंटर प्रेजेंट है तो वो जो कलर प्रॉपर्टीज़ है वो एम सेंटर कहलाएगा। आर सेंटर 3 एफ सेंटर आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर देन नोन एज द आर सेंटर। क्या कहलाएगा? आर सेंटर होगा। और इसके बाद जो होता है वो होता है वी सेंटर। वी सेंटर देखो क्या होता है? वी सेंटर व्हेन एक्सिस ऑफ आयन ट्रैप्ड बाय द वैकेंसी इज नोन एज द वी सेंटर। वी सेंटर क्या होगा? एक्सिस ऑफ आयंस हैं वो प्रेजेंट हैं, तो उस समय जो वैकेंसी जनरेट होगी वो कौन सी होगी? वी सेंटर। Cl V center are classified in 2 category, vacancy trapped by pair of anionic known as Vk। अगर इससे एनायनिक वैकेंसी जनरेट होती है, पेयर ऑफ एनायनिक वैकेंसी, तो Vk, एंड वैकेंसी ट्रैप्ड बाय द न्यूट्रल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल नोन एज द VH। VH और क्या कहते हैं इसको? Vk। 2 तरह से इसको डिवाइड किया है। पहली है VH। VH के अंदर तो हमने बात की कि अगर वैकेंसी जनरेट हो रही है ट्रैप्ड न्यूट्रल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल तो उसको क्या कहेंगे? VH। देखो Cl और Cl इसके कारण वैकेंसी जनरेट होगी तो उसको क्या कह दिया? VS सेंट्रिक। और वैकेंसी अगर ट्रैप्ड हो रही है एनायनिक नोन एज द VK। VK जो होगा 2Cl माइनस VK सेंटर हो जाएगा। एक होता है H सेंटर। ये H सेंटर जो है व्हेन सिंगल आयन हेलोजन मॉलिक्यूल ट्रैप्ड इनटू एनायनिक वैकेंसी। अगर सिंगल हेलोजन जो है वो एनायनिक वैकेंसी जनरेट कर रहा है तो उस समय जो सेंटर होगा उसको क्या कहा जाएगा? H सेंटर। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? इन इंटरस्टियल स्पेस। कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटरस्टियल स्पेस। वैकेंसी जनरेट होगी पर कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटरस्टियल स्पेस में। इस तरह से हम जो F सेंटर है या कलर जो सेंटर है उनको हम 5 पार्ट्स जो है उनमें डिवाइड कर सकते हैं। पहला अपना F सेंटर होता है। एफ सेंटर में मैं आपको वापस रिवाइज कर देती हूँ। एफ सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ट्रैप्ड एट एनायनिक वैकेंसी। दूसरा अपना एम सेंटर होता है। एम सेंटर जो होता है उसके अंदर 2 एफ सेंटर है वो प्रेजेंट होते हैं।
उसके बाद आर सेंटर होता है। आर सेंटर जो होता है उसमें 3 आर सेंटर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, 3 एफ सेंटर प्रेजेंट होता है। एक होता है वी सेंटर। वी सेंटर जो होता है, वी सेंटर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, वी एच और वी के। वी एच जो होता है वो होता है न्यूट्रलिटी डायटोमिक मॉलिक्यूल, और वी के जो होता है वो होता है पेयर ऑफ एनायनिक बॉन्ड। एक होता है एस सेंटर। एस सेंटर जो होता है वो सिंगल जो हेलोजन्स है, आयनाइज हेलोजन मॉलिक्यूल्स है, उनके कारण होता है। इस तरह से टाइप ऑफ कलर सेंटर जो हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है जिससे हम कलर सेंटर है उसको निकाल सकते हैं। और एफ जो सेंटर होता है उसमें एफ का मतलब होता है फारबे, फारबे का मतलब होता है कलर। इस तरह से फ्रैंकले जो डिफेक्ट है उसकी थर्मोडाइनमिक्स और कलर प्रॉपर्टीज़ जो है उनको हम डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर में। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है इस यूनिट से रिलेटेड उसको हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।